सुप्रभातम विद्यार्थियों। मैं रामजी निषाद व्याख्याता शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कनकी। गृह विज्ञान का जो शेष भाग है छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के द्वारा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है 2018, 19, 20, तो उसका जो शेष प्रश्न है उसको मैं हल कराने जा रहा हूँ। तो आइए गृह विज्ञान के क्लास में आप सबका स्वागत है। तो अगला प्रश्न है, यहाँ से हम छोड़े थे प्रश्न 16। भोजन नियोजन को प्रभावित करने वाले 5 महत्वपूर्ण कारकों को संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये भाग 2 रहेगा। पहला, आयु। हम जानते हैं कि लोग अपना भोजन आयु के अनुसार करते हैं। जैसे एक नवजात शिशु केवल अपनी माँ का दूध पीता है और एक छोटा बच्चा कम मात्रा में दलिया या खिचड़ी खाता है। किशोरावस्था में बच्चों शिशुओं की तुलना में विविध प्रकार के भोजन और अधिक मात्रा में खाते हैं। इस प्रकार बुजुर्ग नर्म तथा आसानी से पचने योग्य कम मात्रा में भोजन करते हैं। लिंग। महिलाओं की अपेक्षा पुरुष अधिक भारी कार्य करते हैं, अतः महिलाओं की अपेक्षा अधिक प्रोटीन तथा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। व्यवसाय। किसी भोजन की मात्रा व प्रकार उनके व्यवसाय या कार्य पर निर्भर करता है, अर्थात अधिक शारीरिक श्रम करने वाले जैसे रिक्शा चालक, खिलाड़ी तथा किसान अधिक पोषक तत्व प्रोटीन की आवश्यकता होती है। मौसम। हम सभी गर्मी की अपेक्षा में सर्दियों के मौसम में अधिक भोजन करते हैं, तो मौसम के अनुसार भोजन करते हैं। अगला प्रश्न है, उन कारकों की सूची बनाइए जिनके द्वारा गर्भ तथा गर्भिणी माँ दोनों ही प्रभावित होते हैं। देखिए, पहला, माँ की मानसिक स्थिति। किसी भी प्रकार की चिंता या तनाव विकासशील गर्भ को उत्तेजित करता है, इसलिए माँ की मानसिक अवस्था स्वस्थ रहना चाहिए। फिर दूसरा, माँ का आहार। माँ को सुपाच्य आहार लेना चाहिए। माँ की आयु 25 साल से कम नहीं होना चाहिए और 45 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। औषधियों का सेवन। औषधि का सेवन में कैसे औषधि का सेवन करना चाहिए, इसको चिकित्सक की सलाह से लेना चाहिए। संक्रामक रोग। संक्रामक रोग से बचना चाहिए। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु की देखरेख करते समय किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। नवजात जो बचपन में तुरंत पैदा हुआ है उनको क्या क्या देखरेख करना चाहिए। पहले, कटे हुए नाल को देखभाल। संक्रमण से बचाने के लिए उसे सूखा रखें। यदि घर में मक्खियाँ या धूल है तो वो नाल को ढक दे। नवजात शिशु की साफ सफाई करें। स्नान कराना। बच्चे को रोजाना गुनगुने पानी से हल्के साबुन के साथ स्नान कराना चाहिए। बच्चे का दूध पिलाना। बच्चों को पहले दिन से माँ का दूध पिलाना चाहिए, जो बच्चे को संक्रमण से बचाता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा की भी बहुत होती है। बच्चा जिस दिन पैदा हो उसी दिन से स्तनपान कराना आरंभ करे। अगला प्रश्न है, वस्त्र परिसज्जा क्या है, इसका प्रयोग कपड़ों पर करना क्यों आवश्यक है। देखिए ध्यान से, कपड़ों के रूप तथा गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कपड़ों में अनेक उपचार किए जाते हैं। इन्हीं उपचारों को परिसज्जा कहा जाता है। परिसज्जा वह विधि है जो कपड़ों के रूप, व्यवस्था, स्पर्श या उसके निष्पादन में परिवर्तन करती है। इसका उद्देश्य कपड़ों को प्रयोग के लिए अधिक उपयोगी बनाना है। कपड़ों को आकर्षक बनाने के लिए रंगाई और छपाई की जाती है। ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है, आपने अभी एक कमीज खरीदी है जिसमें लेबल लगा है किस रंगाई, इससे आप क्या समझते हैं। कपड़े रंगने की कौन कौन सी पद्धति है। देखिए इसमें, पहला, वस्तु के सिलाई के बाद की जाने वाली रंगाई को पीस रंगाई कहते हैं। डायरेक्ट दिखाया है, पीस रंगाई है ये। वस्तु के सिलाई के बाद की जाने वाली रंगाई को पीस रंगाई कहा जाता है। वस्त्रों को रंगने की निम्नलिखित पद्धति है। तंतु स्तर। यह पद्धति मानव निर्मित तंतुओं के लिए अधिक लोकप्रिय है। इसमें रंग पक्के होते हैं। सूत स्तर। करघे में कताई कताई के पश्चात तंतुओं पर रंग चढ़ाया जाता है। कपड़ा स्तर। कपड़ा उद्योग में यह पद्धति सबसे अधिक लोकप्रिय की जाती है और कपड़ों को एक स्थूल रंग में रंगा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न 19, एक महिला ने गलती से गर्म तेल अपने ऊपर गिरा लिया है, तो आप उसकी मदद किस प्रकार करेंगे।
उत्तर, पीड़िता के कपड़े उतार लें और चले भाग को 15 मिनट के लिए पानी डालते रहें। दूसरा, शरीर के प्रभावित भाग पर दबाव न डालें। तीसरा, महिला को सांत्वना दें। महिला के आसपास लगी भीड़ को हटा दें। पांचवा, महिला को स्वच्छ वायु में ले जाएं। अगला प्रश्न है, अपने मित्र को सूचित करें कि बिजली के झटके से किस प्रकार बचा जा सकता है। उत्तर, एक ही सॉकेट में अधिक उपकरणों का उपयोग न करें, इससे तार अधिक गर्म हो जाती है और शॉर्ट सर्किट की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा, गीले हाथों से किसी भी उपकरण को न छुएं, पानी विद्युत का सुचालक है। पुरानी तथा खराब तारों को तत्काल बदल दें। चौथा, केवल ISI मार्क वाले इलेक्ट्रिकल का प्रयोग करें। बिजली संबंधी मरम्मत के कार्य को स्वयं करने का प्रयास न करें। यह 2022 का प्रश्न पत्र है। सौर कुकर के एक लाभ और एक हानि का उल्लेख करें। पहला लाभ, ईंधन की बचत होती है। यह भोजन पकाने की एक पर्यावरण सक्षम विधि है। भारत में अनेक भागों में सौर कुकर सफलतापूर्वक प्रयोग किया जाता है। ये हो गया लाभ। हानि, भोजन के जलने एवं रंग रूप खोने की आशंका बनी रहती है। दूसरा, सौर कुकर का प्रयोग खुले वातावरण में किया जा सकता है। सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में किया जा सकता है। प्रश्न 4 है, संक्रामक रोग क्या है, इसके उदाहरण लिखिए। हमारे चारों ओर सब जगह रोगाणु विद्यमान है और ये इस प्रकार फैलते हैं, भोजन और जल द्वारा, वायु द्वारा, मक्खी और मच्छर द्वारा, संपर्क द्वारा। इस प्रकार से ये संक्रामक रोग के उदाहरण हैं। ब्लॉक प्रिंटिंग क्या है? ब्लॉक प्रिंटिंग की प्रक्रिया के अंतर्गत लकड़ी के ब्लॉक जिस पर डिजाइन खुदा होता है वो गाढ़े रंगों में डुबाकर कपड़ों में छापा जाता है। इसको कहते हैं ब्लॉक प्रिंटिंग। संसाधन की परिभाषा लिखिए। इनका प्रयोग हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करते हैं, उन्हें संसाधन कहते हैं। जिनका प्रयोग हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए करते हैं, उन्हें संसाधन कहते हैं। हरी सब्जियों को पकाते समय पोषक तत्व की हानि को रोकने के 3 तरीके लिखिए। पहला, सब्जियों को काटने से पहले धोएं ताकि उनके खनिज और विटामिन नष्ट न हो। सब्जियों को पहले से काट कर नहीं रखना चाहिए। सब्जियों के बहुत पतला छिलका नहीं निकालना, बहुत पतला छिलका निकालना चाहिए। प्रश्न 9 है, किशोरों के ज्ञानात्मक विकास की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। पहला, अमूर्त विचारधारा। इस स्तर पर किशोर असंभव की भी कल्पना कर सकते हैं। आदर्शवादिता, किशोरावस्था की एक मुख्य विशेषता आदर्शवादिता है। उनमें सही और गलत के प्रति सुदृढ़ भावना होती है। काल्पनिक दर्शक, किशोरों को लगता है कि हर कोई उन्हें देख रहा है। उदाहरण के लिए यदि उनके टी शर्ट में छोटा सा छिद्र है तो उन्हें लगता है कि हर कोई उसे छेद को देख रहा है, तो वे अपने परिवेश के प्रति अधिक सजग हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, जहाँ अधिकार होते हैं वहाँ उत्तरदायित्व भी होते हैं, टिप्पणी करिए। उत्तर, हम सभी एक परिवार में रहते हैं जो व्यक्तिगत रूप से हमारा पोषण करता है। इस परिवार में हम अपनी क्षमताओं को विकसित करते हैं, एक दूसरे को स्नेह देते हैं और प्राप्त करते हैं। पारिवारिक जीवन व्यक्ति को स्वस्थ संबंध स्थापित करने तथा उन्हें बनाए रखने का अवसर प्रदान करते हैं। वस्तुओं को दूसरों के प्रति बांटना सहिष्णुता तथा सहानुभूति को भी सिखाता है। प्रश्न 12 है, उपभोक्ता के रूप में आपके अधिकार क्या है, लिखिए। तो देखिए, पहला है सुरक्षा का अधिकार। आपका अधिकार है सुरक्षा का अधिकार, चयन का अधिकार, सूचित किए जाने का अधिकार, सुने जाने का अधिकार, क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, मौलिक आवश्यकताओं का अधिकार है। इस प्रकार प्रबंधन प्रक्रिया के चरणों को समझाइए, कोई 4। देखिए, प्रबंधन प्रक्रिया के 4 चरण होते हैं। पहला, नियोजन, संगठन, कार्यान्वयन, मूल्यांकन। योजना को
योजना को लागू किए जाने के तरीके व संसाधनों को संगठित किए जाने के पश्चात नियोजन किया जाना होता है। नियोजन किए जाने के पश्चात योजना को कार्यान्वित किया जाता है। मूल्यांकन का कार्य अंत में किया जाता है। अगला प्रश्न है, व्यय योजना के भिन्न मदों पर धन के आवंटन का निर्णय लेने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। व्यय योजना धन को खर्च करने का नियोजन दृष्टिकोण है। यह परिवार की कुल आय पर आधारित है। इससे परिवार को अपनी आय के भीतर ही जीवन यापन में सहायता मिलती है। विभिन्न मदों पर धन के आवंटन का निर्णय लेने वाले कारक। पहला, आय। मूल रूप से एक परिवार में सभी स्रोतों से प्राप्त होने वाली कुल आय यह निर्णय लेने में सहायक होती है। दूसरा, परिवार का कार्य। परिवार के सदस्यों की संख्या जितनी अधिक होगी, भोजन और कपड़ों पर उतना ही अधिक व्यय होगा। तीसरा, परिवार के सदस्यों की आय, आवास का स्थान, बचत। भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बचत करनी चाहिए। अगला प्रश्न है 15, निम्नलिखित रोगों के 2 लक्षण। जैसे एफ्लुएंजा, इसमें ज्वर आता है, सिर दर्द तथा बदन दर्द होता है। टिटनेस, ज्वर तथा शुष्क जीभ होता है। हेपेटाइटिस, पीले आंखें तथा गाढ़ा पीला मूत्र होता है इसमें। कालरा, पतला दस्त तथा पैरों में ऐंठन होता है। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण के स्रोत को लिखिए। घरेलू अपशिष्ट। घरेलू अपशिष्ट विभिन्न घरेलू गतिविधियों या क्रियाओं से उत्पन्न होता है। कपड़े धोने या कचरे को जल फेंकने से जल प्रदूषित होता है। औद्योगिक अपशिष्टों में अनेक हानिकारक तथा विषैले पदार्थ होते हैं जो जल में जाकर के प्रदूषित हो जाता है। कृषि अपशिष्ट, कृषि के रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग सामान्य रूप से किया जाता है। तेल का रिझाव, कभी कभी सागर के बड़े क्षेत्रों में तेल के टैंकरों से तेल का रिझाव हो जाता है। इसके कारण सागर का जल प्रदूषित हो जाता है। अगला है प्रश्न है 16, संयुक्त परिवार क्या है? विभिन्न प्रकार के पेरेंटिंग स्टाइलों को लिखिए। देखिए इसमें, वह परिवार जिसमें परिवार के सभी भाई बहन, चाचा चाची, ताऊ दादा दादी सदस्य एक साथ रहते हैं, एक ही रसोई का पका भोजन करते हैं, सभी का संपत्ति में बराबर का अधिकार होता है, ये संयुक्त परिवार कहलाता है। भोजन नियोजन क्या है? भोजन नियोजन के महत्व को उल्लेख कीजिए। एक बार और आ चुका है भोजन नियोजन, वह प्रक्रिया जिसमें हम यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारे शारीरिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रत्येक दिन हमें किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, आहार नियोजन या भोजन नियोजन कहलाता है। इसका महत्व है परिवार के सभी सदस्यों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना, प्रत्येक दिन हर प्रकार के पोषक युक्त भोजन में लेना चाहिए। तीसरा, भोजन के नियोजन से हमारी प्रत्येक दिन की सूची तैयार रहती है जिससे भोजन बनाना आसान हो जाता है। भोजन नियोजन से यह लाभ है कि मौसमी फल एवं सब्जियों का लाभ हमें कम कीमत पर मिल जाता है। अगला प्रश्न है, संतुलित आहार तथा भोजन नियोजन क्या है? कार्य के आधार पर भोजन का वर्गीकरण लिखिए। संतुलित आहार वे आहार हैं जिसमें शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व समाहित होते हैं। कार्य के आधार पर भोजन का वर्गीकरण: ऊर्जा प्रदायक भोजन, शरीर निर्माण भोजन, संरक्षणात्मक भोजन। अगला प्रश्न देखते हैं, आप सफेद सूती कपड़ा किस प्रकार साफ करेंगे? कारण सहित वर्णन कीजिए। देखिए, भिगोना, कपड़ों को पानी में भिगोने से उसमें लगे और चिकने मैल के कारण साफ हो जाते हैं। दूसरा, पर्याप्त पानी का प्रयोग करना चाहिए, एक साथ बहुत अधिक कपड़े नहीं भिगाना चाहिए, आवश्यकता अनुसार गुनगुने या गर्म पानी का उपयोग करना चाहिए। धोना, पानी में भिगोए कपड़ों को शीघ्र धोना चाहिए, हाथ से मजबूती से रगड़कर मैल साफ करना चाहिए, ब्रश की आवश्यकता हो तो वहाँ ब्रश का प्रयोग करना चाहिए। खंगालना, धोए कपड़ों को ठंडा पानी से 2 या 3 बार खंगालना चाहिए। सुखाना, कपड़ों को बाहर खुली हवा तथा धूप में सुखाना चाहिए। इस्त्री करना, सूखे वस्त्रों पर सुंदर रूप प्रदान करने के लिए इस्त्री करना चाहिए। अगला प्रश्न है, तंतुओं की सामान्य विशेषताएं लिखिए। कपास है ये सफेद, क्रीम तथा हल्के भूरे रंग के होते हैं तथा प्रकृति में महीन और मजबूत होते हैं।
इसे धोना आसान होता है और इसका प्रयोग इस तौलिए, चादर, तकिए आदि के लिए किया जाता है। फ्लेक्स, यह काष्ठ तंतु और इससे तैयार होने वाले कपड़ों को लिनेन कहते हैं। यह एक कच्चा रेशा है। लिनेन कपड़ा चमकदार, चिकना, किफायती तथा धोने में आसान होता है। सूती कपड़े के समान इसमें सिलवटें आसानी से पड़ जाती है। जूट के तंतु छोटे और चमकदार किंतु फ्लेक्स से कमजोर होते हैं। ये तंतु सामान्यतः रेशेदार तथा खुरदरे होते हैं। इनका प्रयोग रस्सी तथा बोरी बनाने में किया जाता है। प्राथमिक उपचार क्या है, अपने मित्रों को बताएं। रक्तस्राव, 20 मिनट के लिए विसंक्रमित गांजा को रक्तस्राव भाग पर दबाव रखें। यदि रक्त का स्राव नहीं रुकता है तो पट्टी के ऊपर बर्फ की थैली को लगाएं। दूसरा, एंटीसेप्टिक से घाव को साफ करें। यदि रक्त का स्राव झटके से हो रहा हो तो उसे हृदय के समीप से कसकर पट्टी बांध दें। जलने की स्थिति में प्राथमिक उपचार किस प्रकार देना चाहिए। पहला, जले हुए भाग को नल के बहते हुए ठंडे पानी के नीचे रखें। पीड़ित व्यक्ति को आग से दूर ले जाएं। उसे पानी पीने के लिए दें। साफ पट्टी से बैंडेज लगाएं। तो ये यहाँ तक हुआ 2022 का। और एक भाग तीन तीन भाग में बनेगा, 2018 का तीसरा वीडियो बनेगा। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगेगा तो बिल्कुल लाइक करिए। इसी के साथ, इसी शुभकामना के साथ आज का क्लास यहीं पर संपन्न किया जाता है।